Hi everyone. In the last video we have discussed about with the आर्मी ऑफ द मौर्यास। कहते हैं कि उस समय में जब हम लोग लास्ट वीडियो बनाए थे तो खासकर तो उसमें ना हम लोग मौर्यन आर्मीज के बारे में ना डिस्कस किए थे कि आखिर किस तरह का इतना बड़ा सा आर्मी था। दे हैव इन्फेंट्री से लेकर के कैवेलरी, चैरियट्स, नेवी, बहुत सारे तरह का जो था ना वो आर्मी इनके पास में हुआ करता था और सभी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग भी थे, अच्छे भी थे उस समय में। तो आज जो हम लोग पॉइंट करने जाएंगे ये आपका स्पाइस सिस्टम का दिया गया कि किस तरह का स्पाइस सिस्टम जो था वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में हुआ करता था। कहते हैं कि द मौर्यन रूलर्स मेंटेन एन एफिशिएंट स्पाइस सिस्टम। कहते हैं कि मौर्यन जो रूलर था ना वो खास करके एफिशिएंट का जो स्पाइस सिस्टम था ना वो बना हुआ था उसमें में। स्पाइस मेनी ऑफ होम वेयर द वुमेन। कहते हैं कि खास करके जो स्पाइस हम लोग किसको कहते हैं? स्पाइस कहा जाता था आपका जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं गुप्तचर या फिर जासूस जिसको हम लोग कहते हैं, एक तरह से मान के चले तो ये खास करके अगर हुआ करता था तो दे वेर द वुमेन, बहुत ज्यादा से ज्यादा जो थी ना वो औरतें हुआ करती थी। एंड वी आर पोस्टेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिनको एक तरह से कंट्री का अलग अलग पार्ट्स में जो था ना उनको पोस्ट किया गया था। अब इनका काम क्या था? तो दे इन्फॉर्म द किंग अबाउट द डेवलपमेंट एंड बोथ विद इन एंड द आउटसाइड ऑफ द कंट्री। कहते हैं कि ये लोग इन्फॉर्म क्या करते थे किस चीज के बारे में कि आखिर विद इन द कंट्री के अंदर में जो था वो किस तरह का उस समय में डेवलपमेंट हुआ करता था और फिर कंट्री के बाहर भी क्या सब होती थी ना होती थी, सारी की सारी बातें वगैरह ना ये जितने भी स्पाइस इनके द्वारा पुट किया गया था वो सब ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन दिया करते थे। तो उस समय में दुश्मन के बारे में भी इनको पता चल जाता था। आखिर पीपल यानी कि जनता जो था वो इनके बारे में क्या सोचता था, नहीं सोचता थे, ये सारे की सारी बातों के बारे में इनको पता चल जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट टू बी द इकोनॉमी। स्पाइस सिस्टम के बारे में बाद में अब हम लोग आते हैं ना इकोनॉमी में, जिसके ऊपर में पूरा का पूरा जो था ना ये आपका मतलब एम्पायर जो है वो टिका हुआ था। अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट टू बी द टैक्सेशन। किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे? तो टैक्सेशन के बारे में। इकोनॉमी में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं आज टैक्सेशन का। कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए ना जो लैंड से रेवेन्यू आती थी, जमीनों से जो मतलब रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह आता था ना, ये एक तरह से मेन सोर्स माना गया था उस समय में। एंड इट वाज द फिक्स बिटवीन द 1/4 टू बी द 1/6। कहते हैं कि ये चीज जो था ना वो 1/4 से लेकर के और 1/6 के ऊपर में मतलब एक तरह से डिवाइड किया गया था और बेसिकली इट वाज डिपेंड ऑन द सॉइल। और कहते हैं कि ये जो डिपेंड किया था वो 1/4 और 1/6 का ये आपका सॉइल के ऊपर में। सो अदर सोर्सेस, अगर हम लोग अदर सोर्सेस की बात करते हैं ऑफ द इनकम्स का, तो ऑन दैट टाइम दे वर द फॉरेस्ट। अदर सोर्सेस में आपका नाम आता है फॉरेस्ट का, फिर माइंस का, फिर इसके बाद में और सारी जो कस्टम ड्यूटीज हुआ करता था उसका, फिर ट्रेड का, क्राफ्ट का, एज वेल एज द फाइन्स एंड द गिफ्ट्स। और इसमें ना आपका फाइन्स वगैरह भी जुड़ा हुआ था और गिफ्ट्स वगैरह भी जो किंग को उस समय में रूलर को मिलता था ना, ये सारे के सारे चीज इस टैक्सेस के अंदर में जुड़ा हुआ करता था। एंड देयर इज आल्सो अ रेफरेंसेस टू बी द वाटर टैक्स इनटू बी द अर्थशास्त्र। कहते हैं ना कि अगर आप लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ोगे तो उसमें एक और पॉइंट दिया गया था जिसको हम लोग वाटर टैक्स के नाम से जानते हैं। ये टैक्स भी उस समय में लिमिट था, ये सभी देना पड़ता था मतलब उस समय में जो भी पीपल थे। एंड द मनी कलेक्टेड थ्रू द टैक्सेस। कहते हैं कि जितने सारे पैसे मनी वगैरह कलेक्ट किए जाते थे टैक्सेस से, सो दे वर स्पेंट ऑन द मेंटेनिंग ऑफ द आर्मी। कहते हैं कि ये सारा का सारा पैसा जो था वो आर्मी के ऊपर में मेंटेन किए जाते थे, आर्मी को खर्च किए जाते थे। एंड पेइंग सैलरी टू बी द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और इतना नहीं, उस पैसों का ना ये लोग ना गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स वगैरह हुआ करते थे उनको एक तरह से पे करते थे। चैरिटीज में भी यही टैक्सेस वगैरह जाता था। एंड ऑन द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी जितने भी होते थे उस समय में, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स बनाने का काम हो, चाहे वो रोड बनाने का काम हो, ये सारा का सारा चीजों में ना ये टैक्सेस वगैरह जो था उस समय में ये खर्चे किए जाते थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस हियर दैट इज अबाउट टू बी द ऑक्यूपेशन। अब जो हम लोग आने जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए, ये आपका जो पॉइंट है वो ऑक्यूपेशंस के बारे में। बेसिकली वी नो दैट वेरी वेल on that time most of the people were the farmers। कहते हैं ना कि उस समय में बहुत सारे ऐसे पीपल जो था ना वो आपका फार्मर हुआ करता था। एंड बट देयर वेयर द आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ द आर्टिसंस। इतना ही नहीं बल्कि उस समय में आर्टिसंस वगैरह भी कम नहीं थे, हॉर्समैन भी थे उस समय में, एंड द कारपेंटर्स, ये सारे के सारे चीज हुआ करता था। नाउ द आर्मी एम्प्लॉयड। कहते हैं कि उस समय में आर्मी जो था ना एक तरह से एम्प्लॉयड करते थे ग्रेट मेनी पीपल, बहुत सारे पीपल को एज
डिड द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट क्या करता था उसी तरह से ना वो भी उस तरह के पीपल को एक तरह से एडुकेट किया करते थे। अगर हम लोग इसमें अब आते हैं ट्रेड के बारे में, खास करके ऑक्यूपेशन में ही अगर हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना, ये आपका ट्रेड के बारे में दिया गया है। ये ट्रेड होता क्या था, जिसको हम लोग एक तरह से एज ए बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस। तो इट वाज अ मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। ट्रेड के बारे में कहा जाता था ना, ये एक तरह से ना मेजर सोर्स हुआ करता था। किस चीज का? तो रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब हम लोग जानते हैं जहां से टैक्सेस वगैरह आती थी, पैसे वगैरह आते थे। सो ट्रेड्स वर द ऑर्गेनाइज्ड इनटू विद द गिल्ड्स। कहते हैं कि ट्रेडर्स जो था ना उस समय में, ट्रेडर्स को खास करके ऑर्गेनाइज किया गया था गिल्ड में। अभी गिल्ड क्या होता था? तो बेसिकली दे वर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल हु डू द सेम जॉब। मतलब क्या? ये गिल्ड होता था ना एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं गिल्ड्स के बारे में? कि एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था ऑफ द पीपल who do the same job। मतलब जो एक तरह से ना सेम जॉब क्या करते थे, ये इस तरह का भी उस समय में ना सिस्टम लगाया गया था जिसको एक तरह से गिल्ड्स कहा गया था। नो बोथ द इनलैंड एंड द ओवरसीज ट्रेड द प्रोड्यूस। कहते हैं कि इनलैंड से लेके मतलब अपने कंट्री के अंदर में भी और कंट्री के बाहर, ओवरसीज का मतलब होता है समुद्र के द्वारा, ये पानी के द्वारा, वहां पर जो था ना ये दोनों के दोनों ट्रेड सिस्टम जो था ना उस समय में फ्लोरिश हुआ था, मतलब आगे बढ़ा था। इसके बाद में कहते हैं कि कैरावेन ट्रेडर्स भी थे। कैरावेन ट्रेडर्स जो था एक तरह से ना ये क्या करता था ना कि जो लार्ज नंबर ऑफ द गुड्स होते थे, लार्ज नंबर ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स है, इसको एक तरह से हम लोग क्वांटिटीज कह सकते हैं कि क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स, ये सब क्या करता था ना इसको कैरी करके और एक जगह से दूसरी जगह ये लोग लेके जाते थे। एंड मूव फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अपने कंट्री का एक पार्ट से लेकर के ये लोग दूसरे पार्ट तक जो था वो सारे के सारे मतलब गुड्स वगैरह को लेकर के जाया करता था। इसके बाद में अगर हम लोग देखें, खास करके इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक मूव करते थे, तो ये लोग ना पाटलिपुत्रा, एक तरह से हम लोग बात करें तो उज्जैनी, तक्षशिला और ब्रज, ये सारे के सारे जगहों पर ना ये पूरा का पूरा गुड्स को ये लोग लेके जाते थे। और बेसिकली दिस प्लेसेस वेयर द इंपॉर्टेंट इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर। कहते हैं कि ये सब जो था ना अपने कंट्री में एक तरह से इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। यहां पर में ये सारा का सारा सामान जो था ना वो लोग जो भी थे कैरावेन ट्रेडर्स वगैरह वो लोग लेके यहां से जाते थे। इसके बाद में और अगर हम लोग ओवरसीज ट्रेड की बात करें, ओवरसीज का मतलब होता है कि समुद्र के द्वारा अपने कंट्री से बाहर में लेके जाने का, तो दे वर द कैरिड ऑन द बोथ। मतलब इसके बाद में ये जो था ना ये लोग उस वहां भी लेके जाते थे, कैरिड करते थे। कहां पर में? तो रोम में जाते थे, इजिप्ट, चाइना, श्रीलंका, इनको ना ये लोग ओवरसीज ट्रेड का भी एक तरह से नाम दिया था। तो ऐसे करके कहते हैं ना कि इनलैंड ट्रेडिंग भी चलती थी और ओवरसीज ट्रेडिंग भी चलती थी। अपने कंट्री के अंदर में देखें तो खास करके पाटलिपुत्रा, उज्जैनी, तक्षशिला, ब्रज, और अगर कंट्री से बाहर जाए तो रोम, इजिप्ट, चाइना और श्रीलंका, ये सब का जो था ना वो नाम आता था। जितने सारे ट्रेडर्स वगैरह होते थे ना, कहते कि ऑल द ट्रेडर्स हैड टू पे द टैक्सेस। ये सब काम वो लोग तो करते थे, इनके लिए उनको टैक्स भी पे करना होता था। एंड द कस्टम्स ड्यूटीज डिपेंडिंग, कहते कि ये जो कस्टम ड्यूटीज होता था ना उस समय में ये डिपेंड करता था अपॉन टू बी द वैल्यू ऑफ द गुड्स। इनके जो गुड्स होते थे उनका क्या वैल्यू है नहीं है ना, उस वैल्यूज के ऊपर में ये सारा का सारा पॉइंट डिपेंड करता था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द सोसाइटी। अब हम लोग आते हैं इसी से रिलेटेड आपका मौर्यंस जो मतलब उसमें समय ये था एम्पायर था ना, उनका सोसाइटी के बारे में, उनके सारे मतलब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बोथ द मेघासनीज की अगर हम लोग बात करें एंड द कौटिल्यस का बात करें, so both the Meghasnees and the Kautilya's tell us about to be the Mauryan society। कहते हैं कि मौर्यन का जो सोसाइटी था ना इनके बारे में हम दोनों मतलब उन दोनों ने बहुत सारी सी पॉइंट्स वगैरह हम लोग को डिस्कस किए थे। अकॉर्डिंग टू बी द मेघासनीज, अगर हम लोग मेघासनीज की बात के अनुसार से चलते हैं ना, द अपर क्लासेस एंड दैट इज टू बी द ब्राह्मीण। उस समय में ना जो अपर क्लासेस में आता था ना वो आपका ब्राह्मण्स वगैरह आते थे, द क्षत्रियाज आते थे एंड द वैश्यास कंटिन्यू टू बी द एंजॉय द प्रिविलेजेस, ये पोजीशंस। ये लोग अपने अपने पोजीशन को ना एक तरह से वैसे ही प्रिविलेजेस करते थे, मतलब पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय और फिर इसके बाद में आपका वैश्यास। शूद्रास जैसे था लोअर में ना वैसे उनको उस समय में रखा भी गया था। अब इसी सोसाइटी के बाद में हम लोग आते हैं ना एक तरह से आर्ट के बारे में। ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में, रूल के समय में
आर्ट्स के बारे में क्या कहा गया था। कहते कि मौर्यन आर द रिच इट्स द परफेक्शन ड्यूरिंग टू बी द अशोका। कहते कि अशोका के समय से ही ना मौर्यन जो आर्ट्स वगैरह था ना वो एक तरह से आगे तक बढ़ा हुआ था। एंड द रिमेन, अगर हम लोग बात करते इसमें ऑफ द स्तूपास, स्टोन पिलर्स, आर्ट्स में अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो एक तरह से स्तूपास के बारे में, इसके बाद में आपका स्टोन पिलर्स के बारे में, ये बहुत सारा का सारा पॉइंट्स हम लोगों ना ये सब चीजों के बारे में उसमें दिया गया, आपके आर्ट्स के बारे में दिया गया है। एंड द मोनेस्ट्रीज, उस समय में खासकर अगर हम लोग मोनेस्ट्रीज जिसको ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह भी कहा जाता था ना, जो बहुत सारे ऐसे थे मोनेस्ट्रीज वगैरह भी उस समय में पाया गया था। तो इन सब चीजों के बारे में आपको इसके बारे में आर्ट्स के बारे में आपको इसमें दिया गया है कि रिफ्लेक्टेड टू बी द मौर्यन क्राफ्ट्समैन मास्टरी ओवर, मतलब इसके ऊपर में कैसे उन लोगों का मास्टरी वर्क किया गया था, कैसे कैसे आर्ट बनाए गए थे, ये सब सारा का सारा चीज स्टोन के ऊपर में खास करके ये इसमें हम लोग आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। नो इट इज बिलीव दैट, एक चीज और बिलीव करने वाली बात है इसमें कि अशोका बिल्ड ओवर 84,000 स्तूपास। कहते हैं कि लगभग अशोका ने क्या किया था, तो 84,000 जो था ना वो स्तूपास आपका जो था उस समय में एक तरह से बिल्ड किए थे। एंड द विहारा जिसको कहा गया था, स्तूपास के बाद में ना ये अगर हम लोग बात करते तो विहारास का, तो ये भी एक तरह से इतने सारे बिल्ड किए गए थे। ओके, स्तूपास दिस आर द डोम शेप स्ट्रक्चर। कहते हैं कि अगर स्तूपास की बात करें ना तो ये एक तरह से ये डोम शेप जैसा जो था ना वो स्ट्रक्चर बना हुआ था। और वेयर द रिलीफ, कहते हैं कि इसमें जो था ना बुद्धा या फिर खास करके जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह होते थे ना इनको वहां पर में केप्ट किया जाता था। तो सबसे पहले हमारे पास में एक तरह से एक वर्ड आया है डोम का। डोम का मीनिंग होता है कि अ लार्ज राउंडेड रूफ शेप्ड लाइक अ हाफ ऑफ अ बॉल, मतलब ये एक तरह से लार्ज राउंडेड रूफ जैसा होता है जो कि हाफ ऑफ अ बॉल की तरह दिखता है आपको। ये खास करके देखिएगा तो बहुत सारे मंदिरों वगैरह में ये सब चीज आपको स्तूपास वगैरह सामने ऊपर में दिखाई देते हैं। नो इसमें एक चीज और दिया गया है कि रिलीक्स के बारे में, तो अ पार्ट ऑफ द डिसीज्ड होली पर्सन्स बॉडी। कहते हैं ये जो डोम वगैरह होते थे ना इसमें वो अवशेष वगैरह जो होली पर्सन जैसे कि बुद्धास हो गए या जो भी उस समय में मॉन्क्स वगैरह होते थे जो बहुत ही फेमस हुआ करते थे, तो इनके जो बॉडी का अवशेष वगैरह बचता था ना उसको इसके अंदर में रखा जाता था। द मोस्ट फेमस द स्तूपास की अगर हम लोग बात करें तो इट इज वन ऑफ द सांची स्तूपा। वो कौन सा है? सांची स्तूपा। कहते हैं कि इट इज कॉल्ड द ग्रेट स्तूपा। इन सांची स्तूपा को ना एक तरह से ग्रेट स्तूपा भी कहा गया था। सांची स्तूपा, इसी स्तूपा को एक तरह से ग्रेट स्तूपा भी कहा गया था, कहा जाता है, अभी भी हम लोग जानते हैं। और इसके बाद में ये है कहां पे आपका, तो भोपाल में ये चीज देखा जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने स्तूपास के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद में बात आती है विहारास का। तो विहारास और द मोनेस्ट्रीज वेयर द प्लेसेस वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव्ड। कहते हैं कि ये जो मोनेस्ट्रीज हुआ करता था ना तो वो एक ऐसा जगह होता था जहां पर में खास करके जो बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह रहते थे वहां पर में रहा करते थे। तो हम लोग जानते हैं कि मोनेस्ट्रीज में मॉन्क्स रहा करता था और इसके बाद में जो मतलब ये सब मतलब एक जगह से मतलब कहते ना कि रहने के लिए तो उस तरह का बनाया गया था। जैसे टेम्पल्स वगैरह बहुत सारे थे जहां पे भगवानों की पूजा वगैरह होती है, फिर वहां पर बहुत सारे पीस्ट वगैरह भी रहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखे ना खास करके तो विहारास या फिर मोनेस्ट्री जिसको कहा गया था वहां पे आपका ये मॉन्क्स रहा करते थे। और अगर हम लोग नन्स की बात करते हैं ना तो वो लोग ननेडीज वगैरह में रहा करती थी उस समय में। सो दे वर आल्सो द डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर। कहते हैं कि उस समय में ना बहुत सारे स्कल्पचर से इस सब चीज को मोनेस्ट्री को जो था वो एक तरह से ना सजाया जाता था। स्टोन पिलर्स आर द मेड टू बी देमसेल्फ। कहते हैं कि जो स्टोन पिलर होते थे ना उसमें एक तरह से मार्बल उसको एक तरह से किया जाता था, उस तरह से सजाए जाते थे स्टोन पिलर को। एंड दे वेर द कार्व आउट ऑफ द सॉलिड रॉक्स। और एक तरह से ना उसके ऊपर में ना सॉलिड रॉक से जो था सो एक तरह से कार्व किया जाता था। किसके ऊपर में? उसी स्तूपा जो मार्बल का बना हुआ होता था ना उसी के ऊपर में एक तरह से रॉक्स को इस तरह से बनाए जाते थे। मेटल मतलब उसमें यूज किए जाते थे। खास करके अगर हम लोग देखें तो पॉलिश भी किया जाता था एक तरह से। ये सब भी पॉइंट्स वगैरह हम लोगों ने देखा। दे हैव द ब्यूटीफुली द कार्व्स द टॉप्स। और इतना ही नहीं, ये लोग ना ब्यूटीफुली एक तरह से ना उसको ना टॉप के ऊपर में एकदम से कार्व क्या करते थे जिसको एक तरह से कैपिटल्स का नाम दिया जाता था। क्या कहा जाता था उसको? कैपिटल। एंड विच बियर द एनिमल फिगर, जहां पर में एक तरह से एनिमल फिगर्स वगैरह ऐसे ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स वगैरह देखे जाते थे। अगर हम लोग यहां पे पिलर की बात करें तो कहा गया कि
द मोस्ट फेमस पिलर अगर हम लोग जानते हैं तो इट इज वन ऑफ द सारनाथ। कहां पर में है ये? सारनाथ में दिया गया है। और ये सारनाथ आपका कहां पर पड़ता है? तो वाराणसी जिसको हम लोग कहते हैं ना, वहां पे ये सारनाथ है। सो 4 लायन सिटिंग बैक टू बैक, कहते हैं कि वहां पर में आप जब देखोगे ना तो वहां पर में 4 लायन जो है ना वो बैक टू बैक जो है ना वो एक तरह से देखता है, फेसिंग किए हुए, वो उस तरह से बैठे हुए, ठीक जिसके ऑपोजिट में एक तरह से कहा गया था कि वहां पर में ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वैसे करके फेस करके वहां पर में बैठे हुए हैं टॉप के ऊपर में। एंड बिलो ईच लायन, और कहते हैं कि हर लायन के बिलो में वहां पर अगर हम लोग देखें, ये तो बैक टू बैक बैठा ही गया था, लेकिन बिलो ईच लाइन में कहा गया ना, इसमें जो बैक टू बैक पोजीशन में जो बैठा गया था, इसके नीचे में अगर हम लोग देखें तो 4 डायरेक्शन भी काट की गई है उसमें टॉप पे। इसके बाद में कहा गया कि इसी लाइन के नीचे में ना आपका चक्रा जैसा भी एक मतलब ये सिंबल जैसा बना हुआ है, जिसको हम लोग चक्र कहते हैं या फिर जिसको व्हील कहा जाता है ना, वैसा ही एक सिंबल वहां पर में बना हुआ हर एक लाइन के नीचे में जब हम लोग देखते हैं तो ये सब चीज बनाया गया है। एंड दिस लायन कहते हैं कि ये जो कैपिटल कहा जाता है ना हम लोग का, जो नेशनल एम्बलम है ना खास करके, तो उसके नाम से भी ये जाना जाता है। मतलब वो जो लाइन है ना, द लाइन कैपिटल इज नॉट टू बी द नेशनल एम्बलम ऑफ द आवर कंट्री। कहते हैं कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल एम्बलम के रूप में इनको वहां पर में देखा जाता है। मतलब उस लाइन को जब भी आप उसको फेस करोगे ना तो सामने से आपको 3 सिर्फ लाइंस दिखाई देंगे, एक ये साइड का बैक फेस, इधर का बैक फेस और सामने आपके तरफ, लेकिन उसके पीछे में जो है ना वो आपको कभी दिखाई नहीं देता है। तो वहां पर में 4 लाइन जो वो फेस टू फेस बैक टू बैक वहां पर में है ना, वहां पर में एक दूसरे के बैक टू बैक में अपना फेस के हुए बैठा हुआ है। और इसके बाद अगर हम लोग आए तो एक और चीज आपका दिया गया, पिलर एट द आपका लिए लौरिया नंदीगढ़ का दिया गया एक तरह से। वहां पर अगर हम लोग देखें नंदनगढ़ का, ये भी एक तरह से फेमस माना गया है। इट इज ऑल्सो अनदर द मास्टरपीस, इसके बारे में कहा गया है। एंड इट ऑल्सो हैज एन एनिमल कैपिटल ऑन द टॉप, इसके ऊपर में भी देखिएगा ना तो वहां पर में एनिमल कैपिटल जैसा एक तरह से बनाया गया था। तो ये जो पिलर दिया गया आपका लौरिया नंदगढ़ का ना, ये इस तरह का एक तरह से बनाया गया था। अब इतनी सारी चीजें थी, इतने सारे वाले मतलब आर्मीज वगैरह थे, इतने सारे ट्रेडिंग वगैरह थी, सब कुछ था, इसके बावजूद भी ये डिक्लाइन का अर्थ होता है बर्बाद होना, खत्म हो जाना। आखिर ये कैसे खत्म हुआ था, इस पॉइंट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो वी नो दैट वेरी वेल हियर अशोका डाइड इन द 232 बीसी। हम लोग ये चीज अच्छे से जानते हैं कि अशोका जो था ना वो जो थे वो 232 बीसी में आकर के क्या हो गए, तो एक तरह से डाइड करके मतलब मर गए। द डायनेस्टी, इसके बाद में क्या होता है कि कंटिन्यू फॉर द अनदर 50 इयर्स। इनके मरने के बावजूद भी ये डायनेस्टी जो था ना वो आपका लगभग 50 इयर्स तक चला। ऐसा बात नहीं था कि तुरंत डिक्लाइन हो चुका था, इनके मरने के बाद में भी 50 इयर्स तक ये डायनेस्टी जो था ना वो चला। बट द एम्पायर सीज टू बी द स्ट्रॉन्ग एंड द पावरफुल। उस समय में धीरे धीरे जो एम्पायर था ना वो आपका एक तरह से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुका था, मतलब धीरे धीरे फिर खत्म होने की कगार पर आने लगी थी। ओके, तो कुछ रीजन का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से एम्पायर जो था वो एक तरह से खत्म डिक्लाइन होते चला गया। सबसे पहले कहा गया कि इसमें कि अशोका वाज सक्सीडेड बाय अ सीरीज ऑफ द वीक रूलर्स। कहते हैं कि अशोका के बाद में जो भी जितने भी सारे ये सब थे रूलर्स वगैरह थे, ये सब क्या थे, तो एक तरह से वीक रूलर्स सब थे। एंड हु वेयर द अनेबल टू बी द कंट्रोल टू बी द मैनेज द एम्पायर। कहते हैं इतने बड़े से एम्पायर को ना, वास्ट एम्पायर को ना मैनेज वो लोग सही सलामत जो था वो नहीं कर पाया। सेकंड पॉइंट दिया कि द एम्पायर हैड द ग्राउंड टू बी द बिग प्रोविंस फॉर द अवे फ्रॉम टू बी द सेंटर बिकम द डिफिकल्टी टू बी द कंट्रोल। जो वहां पर में एम्पायर था ना एक तरह से बहुत ही बड़ा हो चुका था, तो इनके जो प्रोविंसेस थे वो इतने ही दूर थे सेंट्रल से, जहां से कि एक तरह से रूल किया जा रहा था, ये भी डिफिकल्ट होगी कंट्रोल करना। सो दे ग्रेजुअली बिकेम द इंडिपेंडेंट। वो सारे के सारे क्या हो गया, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होते चला गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द एम्पायर, खास करके हम लोग बात करें उस समय में ना जो एम्पायर था ग्रीव टू बी द फाइनेंशियली वीक। ये धीरे धीरे जो था ना वो आपका फाइनेंशियली वीक होते चला गया, क्योंकि उस तरह से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट नहीं होती थी। सो एट इज स्पेंट अ वास्ट अमाउंट ऑफ द मनी इन द मेंटेनिंग टू बी द लार्ज आर्मी। बड़े से बड़े आर्मी इतना जो था इनके पास में, उनको मेंटेन करने में भी पैसे की जो मतलब एक तरह से किल्लत होने लगी, उनके पास पैसे भी नहीं थे। एंड द रनिंग टू बी द एलिवेट ऑफ द एडमिशन, और इसी तरह से क्या होने लगा, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो धीरे धीरे भी वहां से खत्म होने लगा। द लास्ट मौर्यन रूलर वाज द बृहद्रथ। कहते कि जो लास्ट मौर्यन रूलर थे ना उसका नाम दिया गया इसमें आपका बृहद्रथ। एंड ही रूल्ड ओवर ए स्मॉल एरिया। ये जो थे ना वो एक तरह से छोटे से एरिया के अंदर में ये रूल करते हुए रह गए।
In 185 BCE, his commander in chief पुष्यमित्रा जिसका नाम दिया गया था, वो संघा killed him. इन्होंने क्या किया, इनको मार डाला. And thus the ending to be the rule of the Mauryas. और यहीं से क्या हुआ, तो जो मौर्यंस थे, मौर्यंस का जो रूल था वो यहां पर आकर के पूरा का पूरा कंप्लीटली डिक्लाइन हो चुका था, पूरा का पूरा खत्म हो गया. और यहीं से संघा डायनेस्टी स्टार्ट होती है. ओके, दैट्स ऑल.